हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ हाजिर हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है वो संसाधनों का वर्गीकरण है। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी संसाधन के बारे में कि संसाधन किसे कहा जाता है। तो उसमें हमने बताया था कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या है, वो एक संसाधन कहलाती है। हम अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और वो बहुत सारी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं, पूरा करती हैं। तो वो क्या है, वो एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। ठीक है। तो संसाधन के बारे में शब्द व्युत्पत्ति के आधार पे या जिमरमैन के अनुसार या हमारे अपने अनुसार हमने संसाधनों के एग्जाम्पल्स और संसाधन की डेफिनेशंस विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसे आगे बढ़ाते हुए इसका वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। और आप देख पा रहे हो कि संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया है। इन्हीं वर्गीकरण में से कोई ना कोई एक जो वर्गीकरण है वो एनुअल एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से विद एग्जाम्पल्स आपको इसको अच्छी प्रकार से 1-2 बार देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके देखें। अगर आप स्किप करके चलेंगे तो एग्जाम्पल्स रह जाएंगे और उनको अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाओगे और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्पल्स में से ही आते हैं। ठीक है। तो इसको अच्छी प्रकार से देखना है, 1-2 बार 3 बार, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट पार्ट्स के अंदर देखो, कोई भी लक्ष्य होता है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हासिल करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये होना चाहिए कि हमें ये वीडियो देखनी, ये क्लासिफिकेशन अच्छी प्रकार से इसको कैच करना है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में देखो, अगर आप लंबा नहीं देख पा रहे हो तो लगातार, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में पार्ट में देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। और इसमें अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 आधारों पे किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है उत्पत्ति के आधार पे, सेकंड जो है वो है समाप्यता के आधार पे, थर्ड है वो स्वामित्व के आधार पे और फोर्थ जो है वो विकास के स्तर के आधार पे। इन 4 आधारों पे संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है और इन्हीं में से कोई भी एक क्लासिफिकेशन है वो इसके अंदर आ जाएगा। सॉरी सबसे पहला अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि संसाधनों की उत्पत्ति कहां से होती है, उस आधार पे संसाधन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो जैव संसाधन और सेकंड जो है वो है अजैव संसाधन। यानी कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव संसाधन। ठीक है। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन किन्हें कहा जाता है? सबसे पहले अगर हम जैव संसाधनों की बात करें, देखो नाम से ही स्पष्ट है कि जिन संसाधनों की उत्पत्ति जैव पदार्थों से होती है, जिन संसाधनों की उत्पत्ति जैव पदार्थों से होती है वो क्या कहलाएंगे, वो जैव संसाधन कहलाएंगे। या सजीव पदार्थों से होती है वो क्या कहलाएंगे, वो जैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति जीव जंतुओं से होती है, यानी कि सजीव वस्तुओं से होती है, जैव पदार्थों से होती है। वनस्पति जो होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या है, वो भी एक सजीव पदार्थ है। मनुष्य जो है वो क्या है, वो एक सजीव पदार्थ है। ठीक है। मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे सभी क्या है, जैव संसाधनों के अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जैव पदार्थों से होती है, सजीव पदार्थों से होती है। ठीक है। तो वे सभी संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव पदार्थों से होती है क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाएंगे, जिसमें जीव जंतु, मनुष्य एवं वनस्पति जगत है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जो है वो अजैव संसाधन है, यानी कि अजैव संसाधन किन्हें कहा जाएगा, वे सभी संसाधन जिनकी उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है, निर्जीव पदार्थों से होती है,
या अजैव पदार्थों से होती है, वो क्या कहलाएंगे, वो अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे खनिज हैं, खनिज पदार्थ जो हैं, जितनी भी चट्टानें हैं, वो क्या है, वो एक निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो अजैव पदार्थों से उनकी उत्पत्ति होती है, निर्जीव वस्तुओं से उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, वो अजैव संसाधनों के अंदर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, जितने भी खनिज पदार्थ है, चाहे लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, अभ्रक है, जितने भी खनिज पदार्थ है वो क्या है, वो निर्जीव पदार्थ है, इसलिए वो अजैव संसाधनों के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव संसाधन, और इनके एग्जाम्पल कम से कम दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हो जाएगा एक क्लासिफिकेशन। इसके पश्चात जो सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है समाप्यता के आधार पे, यानी कि समाप्त होने के आधार पे जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया नवीकरणीय और एक हो गया अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, यानी कि समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब आते हैं इनकी डेफिनेशंस के ऊपर। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, किन्हें कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन, या ऐसे पूछ लेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। तो नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिनका एक बार हम उपयोग कर लेते हैं, तो दोबारा से उनकी पूर्ति संभव है, यानी कि दोबारा से उनका हम उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो पुनर्चक्रण के माध्यम से या वो समाप्त ही नहीं होंगे। वे सभी संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः पूर्ति संभव है वो क्या कहलाएंगे, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा क्या है, वो एक नवीकरणीय संसाधन है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या है, वो नवीकरणीय संसाधन क्यों है, क्योंकि सौर ऊर्जा का हम लगातार उपयोग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उपयोग करने के पश्चात वो समाप्त हो जाती है। लगातार सूर्य से जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती रहती है, बार बार उसकी पूर्ति होती रहती है, तो वो क्या है, वो एक नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, वो सभी क्या है, वो एक नवीकरणीय संसाधन है। जल है, जैसे बहुत बार आता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि उसको मान लेते एक बार जल का उपयोग कर लेंगे और जो है वो दूषित हो जाएगा, तो आजकल ऐसी तकनीक है हमारे पास, उसको रिसाइकल करके फिर से पुनः उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। ठीक है, भूमि है वो भी क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत शामिल की जाती है, क्योंकि भूमि एक बार अनुपजाऊ हो जाएगी तो दोबारा से उसके अंदर खाद एवं फर्टिलाइजर डाल के उसको उपजाऊ किया जा सकता है, तो वो क्या है, वो एक नवीकरणीय संसाधनों के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः पूर्ति संभव है, दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल है, भूमि है, सब कुछ क्या है, वो नवीकरणीय संसाधनों के अंदर शामिल होंगे। इसके पश्चात जो है वो अनवीकरणीय संसाधन, बिल्कुल इसके विपरीत है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, वे सभी संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा से उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं, जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं, जीवाश्म ईंधन समझते होंगे, पेट्रोलियम है, कोयला है और नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन है। इनका एक बार जब हम उपयोग कर लेते हैं, यानी कि कोयले का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा से उनका उपयोग संभव नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं पेट्रोल है,
पेट्रोल को हम किसी भी परिवहन के साधन के अंदर डाल के उसका यूज कर लेते हैं तो वो एक बार समाप्त होने के पश्चात दोबारा से उसको रिफिल करवाना पड़ेगा, उसको फिर से डलवाना पड़ेगा, भरवाना पड़ेगा, तब हम उसका उपयोग करेंगे। ऐसा सौर ऊर्जा की तरह नहीं है कि लगातार सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती रहेगी और हमें दोबारा रिफिल कराने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही घरों में जो ईंधन के रूप में जो गैस चूल्हे होते हैं, गैस का जो सिलेंडर होता है वो एक बार समाप्त हो जाता है तो दोबारा रिफिल कराना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कोयला है, एक बार जलने के पश्चात मात्र राख बचती है और दोबारा से अगर यूज करना है तो हमें पुनः कोयले को खरीदना पड़ेगा। तो सभी के सभी जीवाश्म ईंधन क्या है, वो अनवीकरणीय संसाधन है। कहने का अभिप्राय ये है कि अनवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा से पूर्ति संभव नहीं है। वो क्या कहलाएंगे, वो अनवीकरणीय संसाधन। और तीनों के तीनों एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय और इनके एग्जाम्पल। थर्ड जो है हमारा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संसाधनों का स्वामी कौन है उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, स्वामित्व के आधार पर संसाधन वो 4 प्रकार के हैं। एक तो है व्यक्तिगत या निजी संसाधन, एक है सामुदायिक संसाधन, एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो 4 प्रकार के होते हैं, चारों को एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत या निजी संसाधनों की। देखो इसके नाम से व्यक्तिगत, व्यक्ति विशेष, जिन संसाधनों के ऊपर अधिकार होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का होता है। किसी एक व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह का भी हो सकता है, वो 2 व्यक्तियों का भी, 4 व्यक्तियों का भी या एक व्यक्ति का भी हो सकता है। वो क्या कहलाएंगे, वो व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि हम किसके आधार पे करें, स्वामित्व के आधार पे, कि उनका स्वामी कौन है, ओनर कौन है उन संसाधनों का, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधनों के अंदर किसी व्यक्ति के पास जो उसका खुद का मकान है उसके ऊपर किसका हक है, एक व्यक्ति विशेष का, एक परिवार का हक होता है। तो वो क्या है, वो एक व्यक्तिगत संसाधन के अंदर। किसी व्यक्ति के पास भूखंड है, खेत है, किसी के पास 5 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, तो वो क्या है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, वो किसका है, वो एक व्यक्ति विशेष का है। किसी व्यक्ति ने अपने खेत के अंदर बाग लगा रखा है या मत्स्य पालन के लिए एक प्रकार से डिग्गी बना रखी है, तो वो क्या है, वो व्यक्तिगत संसाधन है, निजी संसाधन है, ठीक है। तो वे सभी संसाधन जिनके ऊपर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का मकान भी कह सकते हैं, किसी का बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, किसी के पास जो बाग है वो, या किसी के पास जो भूखंड है, जितनी जमीन है, वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधनों के अंदर शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, देखो सामुदायिक संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिसके ऊपर किसी समुदाय विशेष का अधिकार होता है, एक कम्युनिटी विशेष का अधिकार होता है, वो क्या कहलाएंगे, वो सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे सामलात भूमि होती है, सामलात भूमि समझते हो, पंचायती जमीन जिसको बोलते हैं, वो जमीन है, उसके ऊपर क्या होता है, एक गांव की पंचायत का, एक समुदाय विशेष का अधिकार होता है, ठीक है। एक गांव में जो जोहड़ होता है उसके ऊपर क्या है, उस गांव का, उस समुदाय विशेष का अधिकार होता है। गांव के अंदर जो होती हैं वो होती हैं पंचायत घर जिनको बोलते हैं, जिनको धर्मशाला भी कहा जाता है, वो क्या है, उसके ऊपर एक समुदाय विशेष का अधिकार होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, वो सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। यानी कि वे सभी संसाधन जिसके ऊपर किसी एक समुदाय विशेष का अधिकार होता है, वो क्या कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में डाले जाते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जिसमें आप सामलात भूमि, चारागाह भूमि भी बोल सकते हैं, पंचायती भूमि जो चारे के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होती है, गांव का जो जोड़ है, वो पार्क है शहर के अंदर, वो है, वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो जो समुदाय विशेष के अंतर्गत आते हैं वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं।
थर्ड जो है वो क्या है, वो है राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि नेशनल रिसोर्स कौन से होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। देखो इसके ऊपर भी देखो स्वामित्व के आधार पे कर रहे हैं, राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर एक राष्ट्र विशेष का अधिकार होता है, यानी कि वे सभी संसाधन जो एक किसी देश की बाउंड्री के अंदर, सीमा के अंदर मौजूद होते हैं, जिन पर उस देश का अधिकार होता है, वो क्या कहलाएंगे, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी देश के अंदर मौजूद खनिज संसाधन है, कोई भी खनिज है, परिवहन के संसाधन है, चाहे रेल है, सड़क है, वायु है, जल परिवहन है, सब के सब जो उस देश की बाउंड्री के अंदर जो मौजूद है, वो क्या है, वो राष्ट्रीय संसाधन है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में जो है जितने भी खनिज पाए जाते हैं, उसके ऊपर किसका अधिकार है, भारत का अधिकार है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे रेल है, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वो एक राष्ट्रीय संसाधन है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर भारत या भारतीय नागरिकों का अधिकार है, स्वामित्व है। ठीक है, तो किसी राष्ट्र विशेष के अंतर्गत, राष्ट्र विशेष की सीमा के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त एक देश की बाउंड्री जो लाइन है, जैसे भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत की बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील्स जो है एरिया है, उस एरिया के अंदर जो संसाधन पाए जाएंगे वो भी क्या कहलाएंगे, वो नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे भारत की सीमा लगती है, मान लेते तमिलनाडु से, इधर समुद्री क्षेत्र में 12 समुद्री मील जो है वो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अपनी देसी भाषा में। इतने किलोमीटर के एरिया में जो समुद्री क्षेत्र के अंदर जो संसाधन है, जैसे मछली पकड़ते हैं मछुआरे, तो वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं, कई बार श्रीलंका पकड़ लेता है, कई बार पाकिस्तान पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि वो जो 12 समुद्री मील है उसको क्रॉस कर जाते हैं, तब वो अपनी जो देश की बाउंड्री उससे बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे देश की जो टेरिटरी है, जो सीमा है, उसके अंदर चले जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो किसी देश की सीमा से 12 समुद्री मील के अंतर्गत जो संसाधन पाए जाएंगे वो भी क्या कहलाएंगे, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त जो फोर्थ जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, देखो 12 समुद्री मील तक तो राष्ट्रीय संसाधन हो गए। इसके अतिरिक्त किसी देश की सीमा से 200 किलोमीटर दूर स्थित समुद्री क्षेत्र, किसी देश की सीमा से 200 किलोमीटर दूर स्थित समुद्री क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो खनिज संसाधन जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में डाले जाते हैं, जिसके ऊपर एक राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं होता, उसके ऊपर संधि, विभिन्न देशों के बीच संधि के माध्यम से विभिन्न देशों का अधिकार होता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिक महाद्वीप है, उसके ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, विभिन्न देशों के मध्य संधि हुई है और उन संधियों के माध्यम से विभिन्न देशों ने अपने रिसर्च सेंटर वहां पे स्थापित कर रखे, अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे। जैसे भारत का दक्षिणी गंगोत्री है, वहीं पे स्थित है। ठीक है, तो अंटार्कटिका के ऊपर किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं, वो क्या है, वो एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त किसी देश की बाउंड्री से 200 किलोमीटर दूर स्थित समुद्री क्षेत्र, वो क्या भी कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में डाला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार हो जाते हैं, व्यक्तिगत या निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसके पश्चात जो लास्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा, वो है विकास के स्तर के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके अंदर भी 4 अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और फोर्थ जो है वो संचित कोष है। ठीक है, तो इनको भी एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम, तो संभावित संसाधन के ऊपर चर्चा करेंगे कि संभावित संसाधन कौन से होते हैं। देखो नाम से कैच करने की आवश्यकता है,
सबसे पहले नाम पकड़ो। नाम क्या कह रहा है? संभावित, यानी कि संभावना व्यक्त कर रहा है कि संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी केवल मात्र हम संभावना व्यक्त करते हैं। हमें इनकी उचित मात्रा ज्ञात नहीं है। उचित मात्रा ज्ञात नहीं है कि कितने हैं कितने नहीं हैं, और इनका तकनीक के अभाव में उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि संभावित संसाधनों की केवल संभावना व्यक्त करते हैं, न तो हमें इनकी मात्रा ज्ञात है और न हमारे पास इनके उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान है। इसलिए ये क्या है? एक संभावित संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान और गुजरात क्षेत्र के अंदर क्या है? सौर ऊर्जा के अपार संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, केवल संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे उत्पादन किया जाता होता, संपूर्ण मात्रा ज्ञात होती, तो वो संभावित संसाधनों में शामिल नहीं होते। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखेंगे, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हमें उसकी न तो मात्रा ज्ञात है और न ही हमें उसके उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान है हमारे पास। ठीक है, इसलिए वो क्या है? वो संभावित संसाधन के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वो है विकसित। देखो इसमें क्या है? इसमें विकसित हो चुके हैं। विकसित का मतलब हमें मात्रा भी ज्ञात है, हमारे पास तकनीकी ज्ञान भी है। ठीक है, तो विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी हमें संपूर्ण मात्रा ज्ञात है और हम तकनीक की सहायता से उनका उपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देश के अंदर कोयला क्षेत्र है, कोयला है। कोयला कहां पे पाया जाता है हमें पता है, कहां पे कितनी मात्रा में पाया जाता है हमें पता है, कैसे निकालना है हमें पता है, कितने मात्रा में निकालना है, कैसे उसका उपयोग करना है, सब चीजें हमें पता है। वो क्या है? वो एक विकसित संसाधन है। यानी कि विकसित संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिनकी हमें संपूर्ण मात्रा ज्ञात है और तकनीक के ज्ञान के माध्यम से उनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो विकसित संसाधन कहलाएगा। इसके पश्चात जो थर्ड है वो है भंडार। भंडार क्या होता है? जमाव एक प्रकार से। ठीक है, भंडार संसाधन के अंतर्गत वो सभी संसाधन शामिल होते हैं जो हमारे पास एक प्रकार से जमाव के रूप में मौजूद होते हैं। और जमाव कब काम आता है? जब संकट आता है। ठीक है, संकट के समय जमाव काम आता है। मान लेते हैं अकाल पड़ जाए और देश के अंदर अफसीआई के माध्यम से स्टॉक होता है, वो एक क्या है? वो भंडार के रूप में मौजूद है कि खाद्यान्नों का संकट पड़े और उस समय वो खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाया जाए अकाल के समय, तो वो क्या है? भंडार। यानी कि भंडार के अंदर जो संसाधन है वो संसाधन है जो भंडार के रूप में मौजूद है और जब हमें आवश्यकता हो तब इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे H2O की। H2O मीन्स पानी की, जल की बात करेंगे। ठीक है, देखो जल जो होता है वो दो गैसों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में हमारे पास मौजूद भी है। लेकिन भंडार के रूप में कैसे हैं? हमारे पास वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल उपलब्ध है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते। जो पर्यावरण में प्रकृति के अंदर जो ये दोनों गैसें मौजूद हैं, हम इनका उपयोग बहुत कम करते हैं एज ए वाटर रिसोर्स के रूप में, जल संसाधन के रूप में इनका उपयोग कम करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता जल संकट पैदा हो जाए, पानी की कमी महसूस हो, तो जो प्रकृति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें जो मौजूद हैं हमारे पास, उन दोनों गैसों के मिश्रण के माध्यम से हम जल को निर्मित कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं। वर्तमान में क्या भंडार है? क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भंडार कब काम आएगा? जब संकट पैदा होगा। संकट कब पैदा होगा? जब पानी समाप्त हो जाएगा, तब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रकृति से ग्रहण करके क्या कर लेंगे? उससे भंडारी संसाधन के रूप में जल को निर्मित कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप
पानी या जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों के एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखेंगे। इसके पश्चात जो लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन का लास्ट जो पार्ट है वो है संचित कोश, और ये भंडार ये संसाधनों का ही एक रूप है, एक प्रकार से कोश है, जमाव के रूप में है एक प्रकार से, ठीक है। भंडार का ही एक टाइप्स के रूप में मान सकते हैं, भंडार का थोड़ा सा ही विपरीत कह सकते हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि दोनों एक समान ही, ठीक है। तो भंडारी संसाधन के अंदर वे संसाधन मौजूद होते हैं जो वर्तमान में तो हमारे पास जमाव के रूप में मौजूद हैं, लेकिन जब हमें आवश्यकता हो तो हम अपनी आवश्यकताओं को वहां से पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो बांध जो होते हैं, बांधों के अंदर जो जल मौजूद होता है, वो बांधों के अंदर मौजूद जल है वो क्या है, संचित कोश है। मान ले मानसून की वर्षा कम हो, सूखे की स्थिति पैदा हो जाए, तो जो बांधों में जो जल मौजूद है उसको नहरों के माध्यम से उस स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके जहां सूखे की स्थिति पैदा हुई है, ठीक है। तो वो किस रूप में काम आएगा, वो संचित कोश के रूप में काम आएगा। वो उस सूखे के संकट को समाप्त करके सिंचाई की सुविधा के लिए, पीने के लिए या अन्य आवश्यकताओं के लिए जल की पूर्ति करेगा, ठीक है। तो वो बांधों के अंदर जो जल मौजूद है, वो वन जो क्षेत्र है देश के अंदर, जितना भी वन क्षेत्र है वो भी क्या है, वो संचित कोश के अंदर शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वन क्षेत्र है, जब हमें लकड़ी की आवश्यकता होगी किसी भी काम के लिए तो वनों से लकड़ी काट के हम उपयोग कर सकते हैं। जब हमारे पास लकड़ी मौजूद है, हमें आवश्यकता नहीं है, तो वो वन क्या है, वो संचित कोश के रूप में मौजूद है, ठीक है। यानी कि वे संसाधन जिनकी वर्तमान में तो आवश्यकता नहीं, लेकिन जब आवश्यकता हो तो वहां से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो वो क्या है, वो संचित कोश संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जो है, संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने संसाधनों के वर्गीकरण के अंदर 4 उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पे चारों का चारों वर्गीकरण किया है, ठीक है। और इस वर्गीकरण में से ये बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर के अंदर आते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर से ही आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हैं इसकी, तो इसको आप 1-2 बार देखेंगे, एग्जाम्पल्स को साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, तब जाकर ये अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। 1-2 बार रफ नोटबुक में इसको लिखकर देखेंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एग्जाम्पल्स अपने आसपास के लेंगे, जितना संभव अपने आसपास के एग्जाम्पल्स हों वो बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देंगे। तो इसको 1-2 बार